हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को केयरफुली पूरा इन तक देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिले। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप सब हमारे इस यूट्यूब चैनल केस स्टडी वार में नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप सबों को इस यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो रेगुलर मिलती रहती है। और एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सबों से कि आप सब सभी प्रश्नों के जवाब देते हुए चलिएगा और अंत में आप सब कमेंट करके बताइएगा कि आप सबों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। तो आज का ये वीडियो आप सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को केयरफुली देखिएगा, ठीक है। चलिए तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आज का आप सबों का पहला प्रश्न है कि घोंसले में चिड़िया हैं में कौन सा कारक है। आप सबों को ऑप्शन है संबंध कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक। आप सभी अपना जवाब देते चलिएगा, ठीक है। चलिए तो जिन्होंने ऑप्शन सी अधिकरण कारक जवाब दिया होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। घोंसले में चिड़िया हमें कौन सा कारक है, तो अधिकरण कारक है, क्योंकि अधिकरण का अर्थ होता है आश्रय और अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह का अगर बात किया जाएगा तो अधिकरण में पर यानी में पर होता है और यहाँ पर में यूज हुआ है, अर्थात घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक हो जाएगा, तो अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है। तो जिन्होंने ऑप्शन सी चूज किया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आप सबका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सबको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आप सबों का ऑप्शन है कढ़ी, सरसों, संतान, शील। चलिए आप सभी अपना जवाब दीजिएगा। चलिए तो जिन्होंने ऑप्शन सी संतान जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये संतान शब्द जो है वह एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। आप सबों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। आप सबों का ऑप्शन है पखावज, पहिया, लिखावट, मंझधार। चलिए आप सभी अपना ऑप्शन चूज कीजिएगा। चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी पहिया। ये पहिया शब्द जो है वह एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। जिन्होंने पहिया ऑप्शन चूज किया होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आप सबों का अगला प्रश्न है कि वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है। आप सभी जवाब देते चलिएगा। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है, जंगल, स्त्री, पुस्तक, व्यवसायी। चलिए आप सभी अपना जवाब दीजिएगा। चलिए तो जिन्होंने ऑप्शन बी स्त्री चूज किया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वनिता का प्रयोग स्त्री के अर्थ में होता है, ठीक है। चलिए आप सबका अगला प्रश्न है कि छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सब का प्रश्न है कि छत से ईंट गिरी इस वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। चलिए आप सभी अपना जवाब दीजिएगा। चलिए तो जिन्होंने अपादान चूज किया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है, तो अपादान कारक है, ठीक है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि अपादान कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो अपादान से होता है, ठीक है। अर्थात छत से ईंट गिरी वाक्य में विभक्ति चिन्ह से का प्रयोग हुआ है, इस वजह से इस वाक्य में अपादान कारक है, ठीक है। चलिए आप सबको अगला प्रश्न है कि पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है। आप सभी जवाब देते चलिएगा। पेड़ से बंदर कूदा इस वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, कारण कारक। चलिए आप सभी अपना जवाब दीजिएगा। चलिए तो जिन्होंने अपादान कारक जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पेड़ से बंदर कूदा इस वाक्य में से परसर्ग अलग होने का भाव का दर्शाता है, इस वजह से इसमें अपादान कारक है, ठीक है। तो जिन दोस्तों ने अपादान कारक जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आप सबका अगला प्रश्न है कि हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। आप सबको बताना है कि हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम। चलिए आप सभी जवाब दीजिएगा।
चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिया। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण क्रिया के आधार पर होता है। जिन दोस्तों ने क्रिया जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आप सबों का अगला बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि कारक के कितने भेद होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि कारक के कितने भेद होते हैं। 7, 8, 9, 10। चलिए, आप सभी अपना सही ऑप्शन चूज कीजिएगा। चलिए, तो जिन्होंने ऑप्शन बी 8 चूज किया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है। और वो 8 भेद हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है। कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। ये बात आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, आप सबको अगला प्रश्न है कि कवि का स्त्रीलिंग है। बहुत ही सिंपल सा और प्यारा प्रश्न है कि कवि का स्त्रीलिंग है। आप सबों को सही ऑप्शन चूज करना है। कवित्री, कवित्री, कवियत्री, कवियत्री। चूज कीजिए। चलिए, तो जिन्होंने ऑप्शन सी चूज किया है वो बिल्कुल सही है। कवि का स्त्रीलिंग जो होता है वो कवियत्री होता है और लिखने का सही तरीका ऑप्शन सी की जैसा होता है, ठीक है। तो आप सबको इस बात का ध्यान रखना है कि कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री तो होता है, बट लिखने का तरीका पे फोकस करना बहुत जरूरी है। कवित्री इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर भी कवित्री लिखा हुआ है बट ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर भी कवित्री लिखा हुआ है बट ये सही नहीं है, शुद्ध उच्चारण नहीं है। यहाँ पर भी कवित्री है बट ये तरीका सही नहीं है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है, इसका लिखने का तरीका जो होता है बिल्कुल ऑप्शन सी वाला जैसा होता है, ठीक है। तो ये आप सबको याद रखना होगा। चलिए, आप सबको अगला प्रश्न है कि निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। आप सबको बताना है कि निम्न शब्दों में से किसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। आप सबका ऑप्शन है वाहनारूढ़, शताधीश, गंगाजल, रेखाचित्र। चलिए, आप सभी अपना सही ऑप्शन चूज कीजिएगा। चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, वाहनारूढ़। क्योंकि जहां अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो वहां अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। और प्रश्न में दिए गए ये शब्द वाहनारूढ़ में पर कारक चिन्ह का लोप है। इस समासिक पद का विग्रह वाहन पर आरूढ़ होगा, ठीक है। अतः अधिकरण कारक का प्रयोग वाहनारूढ़ में हुआ है। वाहनारूढ़ कहने का मतलब क्या? वाहन पर रूढ़, ठीक है। अर्थात यहाँ पर विभक्ति चिन्ह पर यूज हो रहा है, इस वजह से वाहनारूढ़ में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। ये आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, आप सबको अगला प्रश्न है कि को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आप सबको बताना है कि को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। चलिए, आप सभी अपना सही जवाब दीजिएगा। चलिए, तो जिन्होंने ऑप्शन ए कर्म कारक जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो कर्म कारक, ठीक है। क्योंकि आप सबको विभक्ति चिन्ह में पता होगा कि कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने है और कर्म का को होता है ना। हाँ, कर्ता ने कर्म को, ऐसे होता है ना। अर्थात ये को से कर्म कारक का बोध होता है। चलिए, आप सबको अगला प्रश्न है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। आप सबको ऑप्शन है दाती, दात्री, दात्री, धात्री। चलिए, आप सभी अपना सही ऑप्शन चूज कीजिएगा। चलिए, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दात्री। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दात्री होता है, ठीक है। ये आप सबको पता होनी चाहिए। और दात्री लिखने का तरीका पे फोकस कीजिएगा, नहीं तो दात्री यहाँ पर भी लिखा हुआ बट यहाँ गलत है, ठीक है। तो दात्री इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए, है ना। चलिए, आप सबको अगला प्रश्न है कि लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है। आप सबको ऑप्शन है अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। चलिए, आप सभी अपना जवाब देते चलिएगा। चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन है अपादान कारक। क्योंकि लड़का पेड़ से गिरा, यहाँ पर लड़का जो है पेड़ से अलग हो रहा है, ठीक है। तो अलगाव के कंडीशन में जो कारक होता है वो अपादान कारक होता है। ये आप सबको पता है ना।
अर्थात लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है, तो अपादान कारक। तो जिन दोस्तों ने अपादान कारक जवाब दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आप सबको अगला प्रश्न है कि चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है। चलिए जवाब दीजिएगा। चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है, संप्रदान कारक, अपादान कारक, कर्म कारक, संबंध कारक। चलिए आप सभी अपना जवाब देते चलिएगा। चलिए तो जिन्होंने ऑप्शन बी अपादान कारक जवाब दिया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से दूर होने या दूर जाने आदि का भाव प्रकट होता है वहां अपादान कारक होता है, और चूहे का बिल से बाहर निकलने के कारण यहाँ अपादान कारक है। ठीक है, चलिए आप सबको का अगला प्रश्न है कि से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है। आप सबको ऑप्शन है कर्ता, कर्म, संप्रदान, करण। चलिए आप सभी अपना सही जवाब दीजिएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन डी करण कारक जवाब दिया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। से विभक्ति करण कारक के लिए प्रयुक्त होती है। आप सबको कारक चिन्ह पता भी होगा, आप सबको विभक्ति चिन्ह पता भी होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, देखिए करण से, तो से विभक्ति करण कारक के लिए प्रयुक्त होती है। चलिए आप सबको अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है। आप सबको ऑप्शन है मुनि, बेटा, लड़का, बालिका। चलिए आप सभी अपना जवाब देते चलिएगा। चलिए तो जिन्होंने ऑप्शन ए मुनि जवाब दिया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये मुनि शब्द जो है वह एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है। ठीक है, आप सबको अगला प्रश्न है कि वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है वाक्य में कौन सा कारक है। आप सबका ऑप्शन है संबंध, संबोधन, अधिकरण, अपादान। चलिए आप सभी जवाब देते चलिएगा। चलिए तो जिन्होंने ऑप्शन सी अधिकरण जवाब दिया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता है उसे ही अधिकरण कारक कहा जाता है। ठीक है, और इसके परसर्ग में पर है, जैसे वह द्वार द्वार भीख मांगता फिरता है, वाक्य में पर विभक्ति चिन्ह का लोप है, अतः इसमें अधिकरण कारक है। ठीक है, चलिए आप सबको अगला प्रश्न है कि आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है। आप सबको ऑप्शन है आयुष्मती, आयुष्यमयी, आयुषी, आयुष्यमयी। चलिए आप सभी अपना जवाब दीजिएगा। चलिए तो जिन्होंने ऑप्शन ए चूज किया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आयुष्मान का स्त्रीलिंग आयुष्मती है। ठीक है, चलिए आप सबको का अगला प्रश्न है कि हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है। आप सबको ऑप्शन है संबंध, अधिकरण, संबोधन, अपादान। चलिए आप सभी जवाब देते चलिएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी संबोधन। हे राम तुम कहाँ हो इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो संबोधन कारक राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिस वाक्य में विस्मय सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां संबोधन कारक होता है। और हे राम तुम कहाँ हो इस वाक्य में ये जो हे है वो एक विस्मय सूचक शब्द है, अर्थात इस वाक्य में संबोधन कारक है। ठीक है, चलिए आप सबको अगला प्रश्न है कि कर्म कारक का चिन्ह क्या है। बहुत ही आसान सा, कर्म कारक का चिन्ह क्या है। ने, से द्वारा, को के लिए, हेतु। चलिए आप सभी जवाब दीजिएगा। कर्ता ने कर्म को, तो जिन्होंने ऑप्शन सी चूज किया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कर्म कारक का चिन्ह को होता है, क्योंकि आप सबको ये याद भी होगा कर्ता का ने, कर्म का को होता है ना। चलिए तो कर्म कारक का चिन्ह को हो जाएगा, राइट। चलिए आप सबको अगला प्रश्न है कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। विदुषी, विद्वंती, विद्यामती, विद्यावंती। चलिए आप सभी जवाब देते चलिएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन ए चूज किया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। ठीक है, तो जिन्होंने ऑप्शन ए चूज किया वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए
आप सबको अगला प्रश्न है कि सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है सम्राट, सम्राटी, सम्राटिन, सम्राज्ञी। चलिए आप सभी जवाब देते चलिएगा। चलिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सम्राज्ञी। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग जो होता है वो सम्राज्ञी होता है। ठीक है, तो जिन्होंने ऑप्शन डी जवाब दिया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आप सबको अगला प्रश्न है कि अध्यापक का स्त्रीलिंग बताएं। आप सबको ऑप्शन है अध्यापिकाएं, अध्यापिका, अध्यापिकों, इनमें से कोई नहीं। चलिए जवाब दीजिएगा। चलिए तो जिन्होंने ऑप्शन बी चूज किया है बिल्कुल करेक्ट है। अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापिका होता है। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान सा था। आप सबको अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नदी, पानी, इलायची, प्यास। चलिए अब इसका जवाब दीजिएगा आप सब। चलिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी पानी हो जाएगा। ठीक है, ये पानी शब्द जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, क्योंकि पानी का ना तो रंग, ना तो गंध और ना तो स्वाद होता है। अर्थात एक पारदर्शी तरल द्रव्य है पानी जो जीवन के लिए आवश्यक है। अर्थात हम कह सकते हैं क्या कि ये जो पानी शब्द है वो एक पुल्लिंग शब्द होता है। ठीक है, आप सबका अगला प्रश्न है कि तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है तपस्विन, तपस्विनी, तपस्वी, तपस्विनी। चलिए आप सभी अपना सही ऑप्शन चूज कीजिएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन बी चूज किया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग तपस्विनी होता है। अब यहाँ पर हमारा दो ऑप्शन में तपस्विनी लिखा हुआ है, बी में और डी में, बट ये डी वाला जो तपस्विनी है वो अशुद्ध लिखा हुआ है ना, इस वजह से ये मेरा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग तपस्विनी होता है और उसका लिखने का तरीका इस प्रकार होता है। ठीक है, चलिए चलिए तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सबको यह छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, क्योंकि आप सबको इस यूट्यूब चैनल पे ऐसी ही वीडियो रेगुलर मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।